स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नशा मुक्ति केंद्र वन स्टॉप सेंटर सूर्योदय का उद्घाटन किया। सेंटर डिजिटल लाइब्रेरी से भी लैस है, जो छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और बौद्धिक उत्तेजना के लिए सक्षम करेगा। ऐसे सेंटर हमें दिल्ली के हर जिले में स्थापित करने चाहिए, तभी हम शहर में नशाखोरी की समस्या को रोक सकते हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि बच्चों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या बढ़ रही है। शिक्षा और जागरूकता की कमी बच्चों को मादक का द्रव्यों के सेवन की ओर आकर्षित करती है। हमें ऐसे बच्चों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से बाहर आने में मदद करने की आवश्यकता है। राजधानी दिल्ली में अब गरीब लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। एक निजी संस्था की ओर से 5 रुपए में पौष्टिक आहार की योजना शुरू की गई है। इस रसोई का उद्घाटन के मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा है कि इस रसोई से लोगों को 5 रुपए में पौष्टिक खाना मिलेगा और ये रसोई हर समय चलेगी। ये जनता को समर्पित कार्यक्रम है। माता सरोज जिंदल रसोई का जो ये आधारशिला आज रखी गई है, ये जनता के लिए रखी गई है और जनता इसका निरंतर लाभ लेगी और निश्चित रूप से जो है पौष्टिक भोजन जो है उनको करने के लिए जो है हम वचनबद्ध हैं। ये हमारे प्रेरणादायक है। हमारे सुमन गुप्ता जी, माननीय आलोक जी, इन्हों की प्रेरणा से ही हम लोग जो हैं इस धर्म के काम के अंदर आगे बढ़ते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मनोज जिंदल जी और सरोज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार मैं देखता हूं कि पूरे साल भर जन कल्याण के लिए काम करते रहते हैं। वो चाहे डिस्पेंसरी का काम हो या राशन देने का काम हो, सेवा के कामों में लगे रहते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, वास्तव में एक जो सेवा का काम करने वाला व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति लगातार सेवा का काम ऐसे समय में कर रहा है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार है और वो उनके विधायक और जनप्रतिनिधि वो जनता के बीच से नदारद थे। उस समय मनोज जिंदल जी और उनके पूरे परिवार ने पूरी तरह से, लता जी ने पूरी तरह से जन कल्याण के लिए काम किया। मैं उनको इस बात के लिए साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको ताकत, हिम्मत और हौसला हमेशा मिलता रहे। मैं मनोज जी को साधुवाद दूंगा। निरंतर 1000 लोगों को दोपहर में और 1000 लोगों को रात में भोजन कराना, ये इतने बड़े पुण्य का काम है। अन्नदान करना और आदर के साथ बैठाकर खिलाना, उनका अभिनंदन करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद ऐसे सब लोगों के प्रति अपना आदर व्यक्त करती है। वो हमारे साथ दधीची देहदान समिति में भी जुड़े हुए हैं। वो मेडिकल चिकित्सा का भी काम करते हैं और उनके यहाँ आयुर्वेद के, होम्योपैथी के और एक्यूप्रेशर के डॉक्टर भी हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान समाज में होना ही चाहिए। मैं मनोज जी को चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है कि भारतीय डॉक्टर को इस बार सामूहिक तौर पर भारत रत्न दिया जाए। साथ ही कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले दिल्ली के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार दिल्ली के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्म पुरस्कार के लिए केंद्र को भेजेगी और इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनका केंद्र से निवेदन है कि दिल्ली समेत देश भर से जिन डॉक्टर्स के नाम भेजे जाएं, उन सभी डॉक्टर्स को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दिल्ली सरकार का कोरोना वॉरियर्स को सलाम। भारत रत्न के लिए केवल कोरोना वॉरियर्स के नाम। डॉक्टरों ने जान पर खेलकर बचाई मरीजों की जान। धरती के भगवान का कर्जदार है हिंदुस्तान। कोरोना वॉरियर्स को भारत रत्न। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एहसान हर भारतीय पर है। उनका कर्ज अदा करना भी मुश्किल है। कोरोना से तो हम जीत जाएंगे, लेकिन समाज में जी रहे इन मसीहाओं को कभी भूला नहीं जाना चाहिए। जब तक ये लोग हैं तब तक हमारा समाज कितना खूबसूरत है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टरों के कठिन और कर्मठ प्रयास से भारत भी अछूता नहीं है।
स्वास्थ्य महकमे के छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी इस संकट की स्थिति में जिस तरीके से लड़ा और अपनी जान को खतरे में डालकर भारतवासियों की सेवा करता रहा, उनके इस एहसान को जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता। यही वो योद्धा हैं जिनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। डॉक्टर्स की इसी सेवा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को भारत रत्न देने की सिफारिश की है। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने मानसून सत्र के दूसरे दिन यह प्रस्ताव पेश किया। 107 के अंतर्गत यह प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। यह सदन अनुशंसा करता है कि कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले दिल्ली के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को उन्होंने पद्म पुरस्कार दिए जाएं, भारत रत्न दिया जाए। कोविड महामारी के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले इन स्वास्थ्य कर्मियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया। पद्म पुरस्कारों को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम भेजने का फैसला किया है, जिसके लिए वो आम जनता से राय मांग रहे हैं। हमारा देश चुनिंदा लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित करता है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, और उसके लिए केंद्र सरकार अलग अलग राज्य सरकारों से नॉमिनेशंस इनवाइट करती है कि आप अपने नॉमिनेशंस भेजिए। तो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के नाम पद्म अवार्ड्स के लिए रिकमेंड करेंगे। दिल्ली सरकार ने हमेशा अपने डॉक्टर्स का साथ दिया है। जब ये बीमारी शुरू हुई थी तब डॉक्टर्स के रहने के लिए 5 स्टार होटल में इंतजाम किया था। पूरी दुनिया में ऐसा काम करने वाली दिल्ली की अकेली सरकार थी। साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी को साथ लेकर भी फैसले किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। राजधानी दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई और बैठक में बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केसी त्यागी और जनता दल परिवार के कई सांसद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह के नाम का ऐलान किया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता टीपू सुल्तान ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव से बात की है। राजधानी दिल्ली के लाडोसराय में स्थित लिटिल फ्लावर चर्च को तोड़े जाने को लेकर जब प्रदर्शन हो रहा था तब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम मौके पर पहुंची। हमारे संवाददाता टीपू सुल्तान, किरण पाल और जिवरान खान वहां पहुंचे और हिम्मत के साथ पहुंचे और उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है, चर्च को किसने तोड़ा और वो यहाँ क्यों विरोध कर रहे हैं। उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि उनके वहां मौजूदगी का क्या मतलब है। आप देखिए इन सारे प्रदर्शनकारियों को ऑन द स्पॉट टेस्ट। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के जरिए दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे ये लोग, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर प्रदर्शन की असली वजह क्या है, प्रोटेस्ट किस विषय को लेकर हो रहा है। इन प्रदर्शनकारियों के जरिए तो सिर्फ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर लाडोसराय में स्थित लिटिल फ्लावर चर्च को किसने तोड़ा। इनकी बात से तो सिर्फ यही लग रहा है मानो इन्हें किसी ने प्रदर्शन के लिए भेज दिया हो, दिल्ली के सीएम को बदनाम करने के लिए। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए इन लोगों का सिर्फ यही कहना है कि केजरीवाल ने चर्च तोड़ा है। शादीपुर से। कहाँ से? आनंद से। आनंद पर्वत से किस लिए आए यहाँ पे? क्या बता चर्च तोड़ा गया हमारा। क्यों चर्च तोड़ा गया? चर्च तोड़ा गया। क्यों का तोड़ा? आज ये चर्च तोड़ा गया, कल को और तोड़े जाएगी। हम किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते। हम ईसाई बने तो हमारे अंदर चमत्कार हो। प्रभु ने हमें जीवन दान दिया। किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? ये केजरीवाल ने तोड़वाया। प्रदर्शन के लिए सीएम आवास के लिए कूच कर रहे इन प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। न्यूज़ 1 इंडिया जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो ज्यादातर प्रोटेस्ट करने वाले लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए थे, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि वो यहाँ आए किस लिए हैं या प्रोटेस्ट किस विषय को लेकर है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि यहाँ प्रदर्शन क्यों, यहाँ पे ही क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? डीडीए के यहाँ क्यों नहीं कर रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं कर रहे? जो वहाँ के सांसद है उनके यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहीं पे क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? तो यहाँ आप ही
ना अरे आप इनको इनको बोलने तो मेरे गले में भी परेशानी बहुत। तोड़ा गया इसलिए आया। चर्च कहाँ का तोड़ा गया है? यही पर ये क्या नाम है, अब इस नाम इसको पता है, हम पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है हाँ। तो क्या केजरीवाल जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं? अब ये तो नहीं कह सकते, कोई पक्का पता हो फिर तो हम बोल भी सके कि भाई केजरीवाल ने तोड़ा है या फिर और किसी ने तोड़ा? केजरीवाल का भी नाम आ रहा है। केजरीवाल का भी नाम। हाँ। प्रदर्शनकारियों से मिलने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की। इस सारे मामले में दिल्ली सरकार की कोई गलती नहीं है और दिल्ली सरकार चर्च के साथ है। इस पूरे मामले को लेकर विरोध कर रहे लोग किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राघव चड्ढा जी। सीएम हाउस पे चर्च को तोड़ने को लेकर के प्रदर्शन हुआ और राघव चड्ढा जी सीधा उनके बीच में पहुंचे और पूछा कि दिक्कत क्या है, सवाल क्या है। और वहाँ जो लोग आए थे उन लोगों को ये नहीं पता था कि हम यहाँ आए किस लिए हैं। सीधा राघव चड्ढा जी से सवाल लेना चाहूँगा कि राघव चड्ढा जी सीधा बताइए कि ये लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं और कुछ चुनिंदा लोग यहाँ पे आकर के और जिन्हें ये भी नहीं पता कि यहाँ आए किस लिए हैं। देखिए, कुछ लोग मुझे बता रहे थे, जब मैं मौके पे पहुंचा मैंने बात करी तो भले वो मुझसे पैसे मांगने लगे कि भाई आपने 500-800 रुपये का हमें कहा था किसी ने कि यहाँ पहुंच जाओ, 800 रुपये मिलेंगे, प्रोटेस्ट करना होगा और प्रोटेस्ट के बाद में किसी को 500 तो किसी को 800 रुपये दे देंगे। वो मुझसे मांगने लगे। मैंने कहा भैया मैंने थोड़ी बुलाया है। तो पता लगा शायद कांग्रेस से किसी पार्षद ने इनको यहाँ भेजा है कि वहाँ जाकर बैठ जाओ और चर्च की बात करो। तो मैंने पूछा कौन सा चर्च, कहाँ की बात, तो किसी को पता नहीं। कोई मादीपुर से आया है, कोई शादीपुर से आया है, कोई दरियागंज से आया है, कोई शादरा से आया है, किसी को कुछ नहीं पता। और जो 2-4 लोग शुद्ध रूप से राजनीति करने आए थे, जो सवाल पूछ रहे थे, उनसे मैंने पूछा तो कहते हैं चर्च तोड़ा गया। तो मैंने उनके सामने ये चिट्ठी रख दी। मैंने कहा ये लिटिल फ्लावर चर्च के फादर, उनके हेड प्रीस्ट फादर जोस की चिट्ठी है। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार का इस मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार का, किसी नेता का कुछ लेना देना नहीं, इस पे राजनीति ना हो। और ये भी लिख रहे हैं कि भला अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री साहब हमारी मदद कर रहे हैं इस विषय में, ही इज हेल्पिंग अस। फिर भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कौन सी पार्टी से आए हो, ये तो बता दो कम से कम, बीजेपी से हो कि कांग्रेस से हो। तो शायद कुछ समझ में आ रहा है कि अधिकतम लोग कांग्रेस से हैं, कुछ लोग बीजेपी के भी हैं, मिक्स हैं। तो ये लोग मिलकर आगामी चुनाव क्या लग रहा है कि दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? मैं इनको चुनौती देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग और देश के लोग इस संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखते हैं। सब लोग प्यार से, भाईचारे से, अमन शांति के साथ रहना जानते हैं। अगर हमारे देश का माहौल खराब करने की कोशिश करोगे तो लोग आपकी पार्टी का माहौल खराब कर देंगे, आपकी पार्टी को खराब कर देंगे, आपका इलेक्टोरल बेस हिला देंगे। तो इस देश के लोगों को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश मत करना, ये मैं इनको वार्निंग देकर आया हूँ। बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर ये लोग कौन थे? क्या ये दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा था? इन सारी बातों को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता टीपू सुल्तान ने राघव चड्ढा से खास बातचीत की। कुछ नहीं हुआ। दिल्ली का माहौल क्यों बिगाड़ते हो आप लोग क्यों राजनीति करते हो? ये देखो फादर कह रहे हैं कौन सी पार्टी से हो? कौन सी पार्टी से हो? बीजेपी से हो कि कांग्रेस से हो? कौन सी पार्टी ने आपको भेजा है? कौन सी पार्टी ने भेजा आपको? कौन सी पार्टी ने भेजा है? राघव चड्ढा जी लगातार ये कह रहे हैं कि जब दिल्ली के जो पादरी है, ये लिटिल फ्लावर चर्च के पादरी है, वो खुद कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने ये चर्च नहीं तोड़ा, तो फिर आखिर सीएम हाउस के लिए प्रदर्शन क्यों? राघव चड्ढा जी आ गए हैं प्रोटेस्टरों का और राघव चड्ढा जी का आमना सामना हो रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल को दिल्ली पुलिस बरकरार रखने के लिए शांति बनाए हुए है। अन्य राज्य दिल्ली सरकार के मॉडल को पसंद कर रहे हैं, जिससे विपक्षी दलों में बौखलाहट मची हुई है और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में चर्च के पादरी खुद चर्च तोड़े जाने को लेकर दिल्ली सरकार की गलती नहीं बता रहे हैं। ऐसे में यही सवाल उठता है कि आखिर छोटे छोटे प्रदर्शनों के जरिए आखिर दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश क्यों रची जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। गैंगस्टर काला जठेड़ी को आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। काला जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम था और इसका साम्राज्य 5 राज्यों में फैला हुआ था। काला जठेड़ी अपनी गर्लफ्रेंड अनुराधा के साथ पकड़ा गया है। कानून के शिकंजे में गैंगस्टर काला जठेड़ी
7 लाख का इनाम, 5 राज्यों में मकर जाल। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में जठेड़ी, हर गुनाह का होगा पर्दाफाश। परत दर परत खोलेंगे हर राज। दिल्ली के चर्चित पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। सागर धनखड़ हत्याकांड में गैंगस्टर काला जठेड़ी का रिश्तेदार सोनू घायल हो गया था। काला जठेड़ी ने पहलवान सुशील कुमार को धमकी दी थी, जिसके बाद सुशील कुमार को जान को खतरा बताया गया था। गैंगस्टर जठेड़ी पर 7 लाख रुपए का इनामशी था। इसके ज्यादातर शूटर विदेश में हैं और वहीं से बैठकर इस गिरोह को चलाते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी पर मकोका लगाया था। रतलाम, पुरी, पूर्णिया, लखनऊ, पटियाला, सहारनपुर, हरिद्वार, ये सारी जगह पर हमारी टीम इसके पीछे पीछे, या बल्कि मैं कहूँ उन टेक्निकल गैस एस्टिमेट्स के पीछे पीछे लगी रही और अंततोगत्वा कल दोपहर बाद इसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज़ पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था। उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस रिवॉल्वर, जो किसी और के नाम पे लाइसेंस होगा उसका भी हम पता। काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ एक लेडी डॉन अनुराधा को भी गिरफ्तार कर लिया है। करीब 6 महीने 10,000 किलोमीटर का सफ़र और करीब 40 से अधिक जो स्पेशल सेल के जो जवान थे वो इनके पीछे लगे और इनको ट्रैप किया गया। और ट्रैप किए के साथ साथ जब अलग अलग जगहों पे कई राज्यों में छापेमारी की गई तो काला जठेड़ी को मौके से पकड़ लिया और उसके साथ ही एक जो लेडी डॉन थी अनुराधा, उसको भी पकड़ लिया। अपराध की दुनिया का काला जठेड़ी, वो नाम जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। हरियाणा के सोनीपत जिले के राई थाना इलाके के जठेड़ी गांव का रहने वाला संदीप उर्फ काला 7 लाख रुपए का इनामी था और अजमेर जेल में बंद और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लिए काम करता था। दिल्ली सहित 4 राज्यों में इस गैंग का वर्चस्व है। लॉरेंस बिश्नोई तब सुर्खियों में आया था जब साल 2018 में उसने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। गुड़गांव पुलिस ने गैंग के शूटरों को गिरफ्तार किया था जो मुंबई में सलमान के घर की रेकी करके आए थे। खबरों की माने तो काला जठेड़ी अपनी गर्लफ्रेंड अनुराधा के साथ छिपा हुआ था। उत्तराखंड से जब वो सहारनपुर आया तो वहां से पकड़ा गया। उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। भारत के सबसे बड़े डॉन काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सीधी बात करेंगे। एडवोकेट जी, जो काला जठेड़ी पे जो आरोप हैं, इतने संगीन आरोप हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? पुलिस ने इनको पकड़ा है। देखिए, पुलिस की जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, उन्होंने कल रात को काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया है और पुलिस की तरफ से काफ़ी लंबे समय से मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे और इनके ऊपर टोटल 8 लाख का इनाम था। 6 लाख का इनाम हरियाणा से, 7 लाख का इनाम हरियाणा से था, 1 लाख का दिल्ली ने रिवॉर्ड था और कल रात को इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको 14 दिन का जो है पीसी रिमांड मिल गया है। उस केस के अंदर 12 से 14 केसेज और हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें मकोका का केस भी है और उसमें इनकी अरेस्टिंग बाकी है। उसमें लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काली, जग्गू, इन सब की अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है और वो जेसी हो चुके हैं। जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद से उनका जो है वो केस स्टार्ट हो चुका है। अभी इनका केस इनिशियल स्टेज पे है और बाकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी इनिशियल स्टेज पे है। जब इन्वेस्टिगेशन निकल के आएगी उसके बारे में फिर बात की। गौरतलब है, पहलवान सागर हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद काला जठेड़ी का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया था।
काला जठेड़ी और उसके साथ गिरफ्तार हुई उसके लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर अनुराधा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिनों के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इन दोनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर काला जठेड़ी को पकड़ लिया और काला जठेड़ी को जिस टीम ने पकड़ा है और काला जठेड़ी जो कितना बड़ा गैंगस्टर था, इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप मेरे पीछे ये टीम देख सकते हैं। ये 30 से अधिक लोगों की जो टीम है, इन्होंने कम से कम 15 दिन उनकी रेकी करी। रेकी करने के बाद और काला जठेड़ी की पूरी टीम तक पहुँचे और काला जठेड़ी के जो भी ठिकाने हैं उसमें छापेमारी करते हुए, उसे ट्रैप करते हुए उस तक पहुँचे और पहुँचने के बाद काला जठेड़ी को पकड़ा और उसके साथ ही एक लेडी डॉन जो अनुराधा थी उसको भी पकड़ लिया। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। और दिल्ली के कंजावाला इलाके के कराला में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और बदमाशों ने मौके पर 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। गोली लगने से नीतीश नाम के युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने शनिवार की सुबह करीब 10 बजे उस वक्त घटना को अंजाम दिया गया जब नीतीश बाइक से कराला रोड से गुजर रहा था। आज मेरे पास सीधे ही मैं स्कूल में था। मैं एक स्कूल में काम करता हूँ, लवी पब्लिक स्कूल खेवरा में है। वहाँ पर मैनेजमेंट पार्ट हूँ और वहाँ संभालता हूँ। आज मेरे पास सडन कॉल आती है कि आपकी बाइक अपाची है, रेड कलर। मैं कहा हाँ हमारी बाइक है। नंबर क्या है उस टाइम पे मुझे नंबर याद नहीं था, हमने नई बाइक ली है। शनिवार को राजधानी दिल्ली के कंझावला स्थित कराला इलाके का कराला जो इलाका है वो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और जानकारी के मुताबिक यहां पर सुबह तकरीबन 10:30 बजे एक जो है अज्ञात हमलावरों ने जो बाइक पर आए थे उन्होंने एक बाइक सवार ही युवक की गोलियों से ताबड़तोड़ हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को आपसी रंजिश और साथ साथ जो है गैंग वॉर से भी जोड़कर देखा जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि ये जो है दिल्ली के कुख्यात गैंग टिल्लू और गोगी गैंग से इस जो है हत्याकांड के तार जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल अभी तक इस पूरे हत्याकांड को लेकर गैंग वॉर की आशंका जो जताई जरूर जा रही है, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन फिर भी पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभाकर राणा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। और राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू लेकर खुद ही थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय शबाना मंगोलपुरी के आई ब्लॉक में अपने परिवार के साथ रहती थी। परिजन की माने तो शबाना का पति समीर शराबी था और वो अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था। परिवार वालों की माने तो उसकी पति अक्सर शबाना को मारने की धमकी दिया करता था। मुझे तो अब पता चला 8:30 बजे, मैं तो यहाँ थाने में तो कहीं आ रहा था तो ये बता गया चक्कू से मारा था। सुबह आए, पहले गर्दन में चक्कू मारा, फिर हाथ काटे। भाई सलमान नाम है मेरा, मेरी मौसी है। 3 जुलाई को भी हम थाने के अंदर कंप्लेंट देकर आए थे। पुलिस वालों को भी बोला था, उन्होंने हमारे कागज़ फेंक दिए, कह रहे मियाँ बीवी की लड़ाई है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। शनिवार सुबह दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक महिला का नाम शबनम है और उसके आरोपी पति का नाम समीर है। बताया जा रहा है कि दोनों में काफ़ी दिनों से जो है झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था, जिसके चलते जो है आज पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसने खुद को ही जो है जाकर थाने के अंदर उसने सरेंडर कर दिया और फिलहाल जो है अब जो आरोपी है वो इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है और लगातार जो है पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभाकर राणा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। और कल यूपी दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। यूपी दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, योगी सरकार की ओर से बनाया जा रहा मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर मोदी जी की प्रेरणा से बन रहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और शक्तिपीठ आध्यात्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। अन्य कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। तो ये ट्वीट किया है अमित शाह ने और कल यूपी दौरे पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।